ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे भारतीय मजदूरों को इंग्लैंड के मजदूर संगठन से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। यह बदलाव भगत सिंह की पैनी नजरों ने पकड़ लिया। वो समझ गए कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक वातावरण में बदलाव आ रहा है और इसे आजादी की लड़ाई में शामिल करना चाहिए। ये कानून अगर बन गए तो दमन का एक नया चक्र शुरू हो जाएगा। पर इस पर तो असेंबली में बैठे लोगों को आवाज उठानी चाहिए, हमारा ये काम नहीं। असेंबली में बैठ चुके हैं, उन्हें ये आवाजें सुनाई नहीं देती। शायद धमाके से उनके कान खुलेंगे। धमाका? हाँ, धमाका। मैं सोचता हूं कि जिस दिन असेंबली में मतदान है उस दिन हम में से कोई 2 लोग वहां जाएं। मतदान खत्म होने के बाद और उसका परिणाम घोषित होने से ठीक पहले वहां पर बम फोड़ें। बम? पर इससे तो बहुतों की जान चली जाएगी और कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है। नहीं, किसी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऐसे बम हैं जिनसे सिर्फ आवाज और धुआं निकलेगा। जान किसी की नहीं जाएगी, सिर्फ बहरों के कान खुल जाएंगे। भगत सिंह जो योजना पेश कर रहे थे वो अब तक के इतिहास में अप्रत्याशित थी। सभी क्रांतिकारी बस टकटकी लगाए भगत सिंह की बातें सुन रहे थे। उनकी योजना में जितना दम था उससे कहीं अधिक खतरा था। शायद धमाके से उनके कान खुलेंगे। भगत, लेकिन वहां से निकलना मुमकिन नहीं होगा। धरे जाएंगे सब वहीं के वहीं। लेकिन बचना भी कौन चाहता है? जानते हैं पंडित जी, हम में से जो भी जाएगा वो वहां पर बम फेंकने के बाद हमारे विचारों के पर्चे बांटेगा और फिर उसके बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण? फांसी पे लटका देंगे सबको वहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग अपनी पेशी के दौरान अदालत को राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मुझे इस बात में दम नजर आ रहा है, क्योंकि इसी तरह हम अपनी बात को सामने रख सकेंगे, अंग्रेजों के भी और अपने हिंदुस्तानी भाइयों के भी। लेकिन एक बयान के लिए अपने 2 साथियों को गवा देना कहां की अक्लमंदी है? छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। योजना पर क्रांतिकारियों के बीच लंबी चर्चा चलती रही। भगत सिंह अपने तर्क से एक एक को प्रभावित कर रहे थे, पर अब सवाल यह था कि असेंबली में इस खतरनाक कांड को अंजाम कौन देगा? मैं जाऊंगा पंडित जी। नहीं, तुम नहीं भगत ना। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए पंडित जी। ये मेरी योजना है। मैंने इस मामले पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है। मेरे पास वो सारे तर्क हैं जिससे मैं अदालत में दूसरों की बोलती बंद कर सकता हूं। अगर मैं नहीं गया तो फिर कौन ये सारी बातें दुनिया को समझा पाएगा? देखो भगत, मुझे तुम्हारी तर्क क्षमता पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं एक गवाही के लिए तुम्हें नहीं खो सकता किसी कीमत पर। मुश्किल है, लेकिन भगत बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इस काम का मकसद है अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाना, चारों ओर फैलाना। और अगर हम किन्हीं और 2 लोगों को इस पर भेज भी दें तो फिर भी वो इस ताकत से अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएंगे और फिर 2 कुर्बानियां व्यर्थ जाएंगी।
मैं तुम लोगों की बातों से सहमत हूं, लेकिन अभी भी मैं इस काम के पक्ष में नहीं। पंडित जी, कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। तो फिर मेरे साथ कौन जाएगा? मैं। बटुकेश्वर दत्त, तुम मेरे साथ जाओ। तो फिर ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बहरों के कान खोलेंगे। वो ऐतिहासिक तारीख थी 8 अप्रैल 1929, जब बिल को असेंबली में पेश किया जाना था। योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अलावा बस 2 क्रांतिकारी शहर में रह गए। बाकी अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए ताकि पुलिसिया कार्रवाई में सबकी धरपकड़ न हो जाए। कि शायद पार्लियामेंट में बैठ के एक कानून से आज़ादी मिल सकती है, गांधी जी चुप थे उस पर। तो भगत सिंह ने अपने साथियों को कहा कि आप देखिए, एक ऐसे कानून 2 लाए गए हैं जो लोगों की शख्सी आज़ादी जो है उसको भी छीनते हैं और मज़दूरों के मतलब इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ने के हक़ को भी छीनते हैं। तो इसके लिए और एक दफ़ा वो कानून वापस चले गए थे, फिर वो मार्च मतलब 1929 में लाए गए। तो भगत सिंह ने कहा कि ये राइट टाइम है कि हम अपना मैसेज दें। उस दिन पूरी असेंबली खचाखच भरी हुई थी। Special envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी पहचान छुपाकर दर्शक दीर्घा में बैठे थे। बहुत सावधानी से वो 2 ऐसे बम अपने साथ लेकर भीतर आए जिनमें खूब आवाज थी, पर किसी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंच सकता था। वो चाहते तो उस बम को इतना शक्तिशाली बना सकते थे, जब पार्लियामेंट में फेंकते तो उससे कई लोग मर जाते, लेकिन कोई नहीं मरा। और भगत सिंह के पास पिस्तौल भी थी। जब वो वहाँ उनको गिरफ्तार किया तो पिस्तौल में फेंक दी और गिरफ्तार हो गए। तो उनका मकसद यही चंद्रशेखर आज़ाद ने जाके समझाया था पंडित नेहरू को कि आपका सोचना गलत है, अब इनका क्रांतिकारी सोच बदल चुका है सारे लड़कों का। आप इनको मुख्य धारा में ले आइए, आप इनको फांसी से बचाइए। करीब 12:30 बजे थे। बहस खत्म होने को आ रही थी। मतदान शुरू होने से पहले बड़ी तीव्रता से पहला बम गूंजा। Safety bill और trade dispute bill. धुएं और आवाज के बीच अफरा तफरी मच गई। तभी दूसरा बम भी फेंका गया और तब सबका ध्यान दर्शक दीर्घा में बहादुरी से खड़े 2 नौजवानों की तरफ गया जो साम्राज्यवाद के नाश के नारे लगा रहे थे। उन पर्चों को पहले से तैयार कर लिया था क्रांतिकारी पार्टी ने, और उसमें निहित था उन पर्चों में कि हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण ना हो, और हम एक ऐसे समाज का भी निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण संभव ना हो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भगत सिंह या उनकी क्रांतिकारी पार्टी जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ है, उसका नजरिया न केवल राष्ट्रीय था बल्कि वैश्विक नजरिया था। इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। अगर भगत सिंह उस दिन चाहते तो असेंबली से कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सकता था, मगर नहीं। क्रांति का पथ कोई हिंसा का पथ नहीं था। क्रांति का पथ कोई कमजोरी का पथ नहीं था। वो तो ऐसा रास्ता था जिस पे देश के क्रांतिकारी अपना सब कुछ निछावर कर सकते थे। सियासी बहरों के सामने इस महाघोष के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया
और इसके बाद असेंबली का अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। ये खबर देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। गली गली में नौजवान मानो एक नई ऊर्जा से भर गए। पर भगत सिंह के लक्ष्य में ये पहला कदम भर था। वो तो अदालतों में पेशी के दौरान तर्क के जरिए अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन को इस दौरान महात्मा गांधी के एक लेख से ठेस भी पहुंची, जिसमें उन्होंने असेंबली बम कांड की कड़ी निंदा की। क्रांतिकारियों को अफसोस था कि गांधी उनकी इस मंशा को सराह नहीं पाए कि बम शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए नहीं था। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब कि भाई हम ये वायलेंस में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर नीड करे तो हम कर लें। बड़े सख्त कट्टर मार्क्सिस्ट थे भगत सिंह, और उसके लिए उन्होंने दास कैपिटल वगैरह सब पढ़े हुए। इस मामले की पेशी के दौरान भगत सिंह अपनी बातों से जाहिर करते रहे कि आखिर क्यों उन्हें उस बम कांड को अंजाम देने की जरूरत पड़ी थी। हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं थी, बल्कि हमने अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि हम अंग्रेज हुकूमत को बेनकाब कर सकें, उसके जुल्म पूरी दुनिया को बता सकें। लेकिन जिस ख्याल से और जिस उम्मीद के साथ वो अदालत गए थे, वो धुंधली ही रही। बहरे दरअसल बहरे ही रहना चाहते थे। देश की आवाम तो उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, पर हुक्मरानों को सुकून सन्नाटे में ही था। जब उन्होंने ये कहा अदालत में कि मेरी जो है लड़ाई वो तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है, तो अंग्रेजों को ये बात समझ आ रही थी कि ये नौजवान को हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारा इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, उसकी विचारधारा और उसका काम करने का ढंग समझ आ चुका है। तभी अंग्रेजों ने उनको फांसी ये चढ़ाया। ये बात नहीं थी कि सिर्फ एक सॉन्डर्स के कत्ल के पीछे, नहीं, उसके पीछे भगत सिंह की पूरी आइडियोलॉजी और पूरा जो इंपीरियलिज्म का वो क्रिटिक बिल्ड कर रहा था, वो अंग्रेजों को पता चल गया था कि इसको समझ आ रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां होती रही। आजाद के अलावा अधिकतर प्रमुख क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सुखदेव और राजगुरु की भी गिरफ्तारी हो गई। क्या आपको किसी चीज की इच्छा है? हाँ, कि उनको फांसी की सजा दी जाएगी। कहा जाता है उनकी मां विद्यावती जी ने भगत सिंह के जीवन की रक्षा के हेतु गुरुद्वारे में अखंड पाठ करवाया था। पाठ करने वाले ग्रंथी ने प्रार्थना करते हुए कहा, गुरु साहब, मां चाहती हैं कि बेटे की जिंदगी बच जाए, लेकिन बेटा देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहता है। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, जो ठीक लगे मान लेना। भगत सिंह को जब यह मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि गुरु साहब देश की ही सुनेंगे। इस बीच सॉन्डर्स हत्याकांड में जो मुकदमा चला, उसके तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। वहाँ एक ही गवाह था मौके का, मिस्टर फर्न। वो ब्रिटिश ऑफिसर था और ट्रैफिक इंस्पेक्टर था। और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बारे में वहाँ अदालत में पूछा कि भी तुम तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, तुम लोगों को पहचान, बहुत एक आपका जो ट्रेनिंग है वो लोगों का चेहरा पहचानना होता है, तो तुम पहचानोगे, वो पहचान नहीं पाया। भगत सिंह ने जब असेंबली बम कांड में आत्मसमर्पण किया था तो उन्हें एहसास था कि हुकूमत उन्हें खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब फांसी के लिए अदालत ने 24 मार्च 1931 की तारीख तय की तो उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर फांसी की जगह गोली से मौत देने की अपील की। इसमें भी आप उनका दिमाग देखिए। उन्होंने चाहा कि अगर अंग्रेज उनकी अपील को कबूल करते हैं तो वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, यानी दुनिया के सामने उनका पर्दाफाश हो जाएगा कि भाई भारत में एक गृह युद्ध की संबंधित एक सिचुएशन बनी हुई है कि लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं, जिसलिए एक गृह युद्ध चल रहा है। तो अंग्रेज़ों ने वो अपील चाहे स्वीकार नहीं करी, पर उन्हें ये ज़रूर अपील करी थी 20 मार्च को 1931 को कि हमें फांसी की बजाय गोली मार दी जाए।
जेल में रहने के दौरान भगत सिंह ने कैदियों की स्थिति बेहतर करने के लिए आंदोलन भी छेड़ा था। 2 महीने से अधिक वो भूख हड़ताल पे भी रहे। उनके साथी क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ दास ने तो 63 दिनों के उपवास में अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। आखिरकार अंग्रेजों को उनकी बात माननी ही पड़ी। मतलब एक अलग-अलग वार्ड थे, एक भारतीयों के लिए, एक यूरोपियन के लिए। वो कहते हम मतलब इनकलाबी हैं, हम राजनीतिक मगर है तो उसमें मतलब हमें मिलना चाहिए। तो उस पर वो फिर मतलब वो भूख हड़ताल की, और वो भूख हड़ताल ने सबसे ज़्यादा लोगों में चेतनता पैदा की, बहुत बड़े पैमाने पर। और उसी का नतीजा था कि संपूर्ण आज़ादी का जो मता है वो 1929 की कांग्रेस को आया, और 26 जनवरी 1930 हमारी संपूर्ण आज़ादी का मिला। गांधी जी ने अपोज किया उसको, लेकिन गांधी जी को वहाँ हार खानी पड़ी। एक तरफ भगत सिंह जेल से ही अपनी लड़ाई में जुटे थे, बाहर उनके साथी उन्हें छुड़ाने के लिए छटपटा रहे थे। कहते हैं कि एक दफा चंद्रशेखर आजाद उन्हें छुड़ा ले जाने के बेहद करीब थे, पर भगत सिंह भागना नहीं चाहते थे। भगत सिंह कहता था नहीं, अब वक्त आ गया है कि जब हम अदालत में जाके एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हम चाहते हैं। इसलिए उसने कोई बात नहीं मानी, और ना भागने की ना कुछ। वो और अदालत में कहा कि हम क्यों ये किया, रेवोल्यूशनरी। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह के पक्ष में उठती आवाजों को सुनकर परेशान हो रही थी। हालांकि क्रांतिकारियों में इस बात का गुस्सा भी भर रहा था कि कांग्रेस और खासकर महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्योंकि एक ही नेता था हमारे हिंदुस्तान के जिनका नाम बापू महात्मा गांधी था। अंग्रेज सरकार भी उनकी सुनती थी, वो अगर चाहते तो वो उनको बचा सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं कि हमारी समझ से बाहर है। खुद भगत सिंह को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था कि जेल के बाहर कौन उनकी मदद कर रहा है और कौन नहीं। वो तो बलिदान को तैयार बैठे थे। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि आवाम उनके बारे में क्या सोच रही है। उन्हें यकीन था कि उनकी कुर्बानी कई और भगत सिंह खड़े करेगी, समूची पीढ़ी को प्रेरणा देगी। शहीद आजम भगत सिंह की दास्तान अभी बाकी है। वंदे मातरम।